बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, ये ईद स्पेशल शो है। आप सबको सुनो न्यूज़ और मेरी टीम की जानिब से ईद की खुशियाँ बेहद मुबारक हों। मैं इस वक्त नेवल स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर के अंदर मौजूद हूँ। रात की तारीकी में जब समंदर की लहरें खामोशी से साहिल से टकराती हैं तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे पानी की इस वसी दुनिया में सब कुछ साकत है, मगर इसी खामोशी के अंदर एक ऐसी कुव्वत नजरों से ओझल रह के हरकत करती है। ये वो लोग होते हैं जो समंदर को सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि हथियार बना लेते हैं, जो पानी की गहराइयों में सांस रोक के घंटों गुजार सकते हैं और जो दुश्मन के साहिल तक पहुंचकर ऐसे ऑपरेशन अंजाम दे सकते हैं जिनका सुराग बरसों तक नहीं मिलता। पाकिस्तान के पास भी ऐसी ही एक खामोश मगर इंतहाई मोहलिक कुव्वत मौजूद है जिसे दुनिया पाकिस्तान नेवी स्पेशल सर्विस ग्रुप के नाम से जानती है। इस दस्ते की कहानी पाकिस्तान की बहरी तारीख की एक अहम मोड़ से शुरू होती है। 60 की दिहाई में जब जदीद जंगी हिकमत अमली तेजी से बदल रही थी और दुनिया की बड़ी अफवाज समंदर के रास्ते खुफिया कार्रवाइयों के लिए खुसूसी कमांडो दस्ते तैयार कर रही थी, तो पाकिस्तान ने भी यह फैसला किया कि सिर्फ जंगी जहाज और आबदोजें काफी नहीं होंगी। दुश्मन के साहिल तक खामोशी से पहुंचकर कार्रवाई करने वाले तरबियत याफ्ता कमांडोज की उस वक्त जरूरत थी। चुनाचे 1966 में पाकिस्तान नेवी के अंदर एक खुसूसी यूनिट कायम किया गया जिसे बाद में पाकिस्तान नेवी स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी नेवल SSG कहा जाने लगा। इब्तदा में इस यूनिट की बुनियाद चंद मुंतखब अफसरान और जवानों पर रखी गई, मगर तरबियत ऐसी थी कि सिर्फ मजबूत जिस्म ही नहीं बल्कि गैर मामूली आसाब रखने वाले लोग ही इसके अंदर शामिल रह सकते थे। समंदर में गोताखोरी, साहिली जंग, ज़ेरे आब तखरीबकारी के अनासिर का कला कमा करना और दुश्मन के इलाके में खामोशी से दाखिल होकर मिशन मुकम्मल करना इस दस्ते की बुनियादी महारत बन गई। वक्त के साथ ये फोर्स पाकिस्तान की बहरी हिकमत अमली का एक अहम सुतून बनी और आज इसे दुनिया के बेहतरीन बहरी कमांडो दस्तों में शुमार किया जाता है। आज के प्रोग्राम में हम उसी खामोश कुव्वत की तारीख, उसकी तरबियत, उसके खतरनाक मिशंस और इस हकीकत का जायजा लेंगे कि पाकिस्तान नेवी स्पेशल सर्विस ग्रुप किस तरह समुंदर की गहराइयों से पाकिस्तान के दिफा की एक गैर मरई दीवार बन के खड़ी है। इस वक्त हम फजर के वक्त से 1 घंटा पहले यहां पर पहुंचे। आज फजर का वक्त खत्म होना है तो फिर नमाज ईद की अदायगी होनी है, लेकिन हम जिस वक्त पहुंचे यहां पर एक एक्सरसाइज की तैयारी की जा रही है। इस एक्सरसाइज के मकासद क्या हैं और इतनी सुबह यानी पो फटने से पहले इसकी तैयारी क्यों है, मामूलात क्या होते हैं, जवानों से जानेंगे, ऑफिसर से जानेंगे। नाज़रीन, ये रोप्स जो हैं ये नीचे को हैं और ये SSG के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट वाजिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ये जानेंगे कि इस वक्त में इस मश्क के मकासद क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद अभी नमाज होगी तो फिर आपको ईद मुबारक कहूँगा क्योंकि पो फटने से पहले हम पहुँच गए। इस जो मश्क है इसके मकासद क्या हैं और इतनी सुबह इसकी तैयारी क्यों की गई? बेसिकली जो मश्क यहाँ पे की जा रही है इसको कहते हैं रिपेलिंग। किसी भी ऊंची जगह से रोप के जरिए नीचे आना, वो कोई ऊंची बिल्डिंग भी हो सकती है, हिलो से भी लैंडिंग हो सकती है रोप के जरिए। हिलो यानी हेलीकॉप्टर। इसके अलावा किसी माउंटेन या क्लिफ से भी आप रोप के थ्रू नीचे आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, जो हम प्रोसीजर यूज़ करते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम किस सिचुएशन पे वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। जिस जगह पे टारगेट मौजूद होता है हम वहाँ पे पहुँचते हैं रोप के थ्रू वहाँ पे रूम में एंटर करके फिर हम अपने टारगेट को जो है वो इंगेज करते हैं और उसके बाद हम दोबारा वापस अपने नीचे लैंड करते हैं। तो जो ये जगह है इसको रिपेलिंग टावर कहते हैं, जहाँ पे ये मश्क दोहराई जाती है। तो अब देखते हैं कि ये मश्क किस तरीके से अंजाम पाती है और इसके मकासद जो हैं वो उसी मनाजिर से आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन, ये मश्क आपने देखी है कि रोप्स की मदद से जवान जो हैं नीचे उतरे हैं। फिर आपने ये देखा कि दोनों अतराफ में 2 जवान मौजूद थे, ऊपर एक उल्टा जो है वो लटक के नीचे उतरा है और उन्होंने टारगेट को पहले देखा है
और फिर उसका पूरे मोहल्ले वकू का जायज़ा लेने के बाद वो उसके अंदर घुसे हैं, वहाँ पर फायरिंग का तबादला हुआ है और फिर वहाँ से नीचे उतरने की बाकायदा मशक जो है अपनाई गई है। कमांडर नईम हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे नहीं भाई, ठीक ठाक है? आप सुनाएं। क्या समझते हैं कि ये जो मशक अभी की गई है इसमें कोई लूप होल था? जी बिल्कुल, ये रेगुलर हमारी प्रैक्टिस होती है और रेगुलरली करते हैं। जो न्यू कमर्स आ रहे हैं उनको भी इस चीज़ की प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि उनको इस चीज़ की रिहर्सल रहे। प्रैक्टिस जो है यानी ये वाली ये एक हफ्ते में एक जवान कितनी बार जो है दोहराता है? एक हफ्ते में कम से कम 20 से 25 दफ़ा जो है ना वो 20 से 25 दोहराते दफ़ा? हैं जी। इसमें एप्सीलिंग है, इसके अंदर जो है ना सीट रैपलिंग है, इसके अंदर फास्ट रोपिंग है, इसके अंदर लिजर्ड रैपलिंग है। डिफरेंट सिनेरियोज़ के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ रैपलिंग जो है ना वो एक्सरसाइज की जाती है ताकि एक बंदे को सब एरियाज़ के बारे में नो हाउ हो। इसे लेजर्ड का नाम क्यों? लिजर्ड का नाम इसलिए दिया जाता है कि जैसे आप देखेंगे लिजर्ड जो है ना वो वॉल के साथ ऐसे नीचे क्रीप करते हुए आ रही होती है। नीचे को होता है? जी बिल्कुल। अभी वो मशक हो रही है दूसरी? जी बिल्कुल, वो भी हम आपको दिखा। नाज़रीन वो मशक देखते हैं और फिर जो कमांडर साहब कह रहे हैं कि किस तरीके से महबूस लोगों को, जो यरगमाल लोग हैं, उनको रिहा करवाया जाता है या फिर इसके अलावा वो जो टारगेट जो दहशतगर्दी के अनासर हैं वो अगर किसी जगह पर छुपे बैठे हैं तो उनको कैसे एग्जीक्यूट करवाया जाएगा, ये नॉर्मलाइज किया जाएगा, उस मंजरनामे की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अभी ज़रा ये लेजर्ड वाला मंजरनामा देख लें कि किस तरीके से ये कमांडोज हैं वो नीचे ज़मीन की तरफ अपनी रफ्तार को बढ़ाते हुए आते हैं। नाज़रीन, दुश्मनों के दिल दहला देने वाला, जवानों का लहू गरमा देने वाला और कौम को जोश दिला देने वाला मंजर आपने देखा है कि किस तरीके से एसएसजी जवान रस्सी की मदद से नीचे आते हुए अपने टारगेट को निशाना बनाते हैं। अब आप ये जो मनाजिर देख रहे हैं ये आपने अक्सर टेलीविज़न स्क्रीन पे देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे मकामात हैं कि जहाँ पर इस तरह के मनाजिर आपको देखने को मिले, जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस या एसएसजी कमांडोज़ वो उन जगहों पे पहुँचे और उन्होंने वहाँ पे जाके कार्रवाई की। ये उसके डेमो मॉडल्स बनाए गए हैं और इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ सरअंजाम दी जाती हैं। अब हम जिस जगह पे जा रहे हैं ये अंदर के मनाजिर देखने लायक हैं कि किस तरीके से एसएसजी जवान स्पेशल ऑपरेशन पे जब निकलते हैं तो उसकी रैकी किस तरीके से की जाती है, टारगेट को किस तरीके से निशाना बनाया जाता है या उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। ये तमाम मनाजिर, ये जो डेमो जगह यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर फिल्माए जाएंगे। आप ये मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जवान मौजूद हैं और शायद इस जगह पे एक टारगेट मौजूद है जिसको निशाना बनाना है। ये ड्रिल मिशन जो है ये तो कामयाबी से हमकिनार हो चुका है, लेकिन हकीकत में जो ऑपरेशन होते हैं वो ड्रिल मिशन से किस हद तक मुख्तलिफ होते हैं। लेफ्टिनेंट लुकमान हमारे साथ ही मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं। लेफ्टिनेंट साहब ये बताइए कि ये एक है तसव्वुराती एक चीज़ तश्कील दी गई और उस पर जाके ऑपरेशन कर लिया गया और कामयाबी से हमकिनार हुआ। खुदा न खास्ता कोई ऐसा मरहला हो जाए कि किसी ऑपरेशन के दौरान कोई जवान ज़ख्मी हो जाए तो फिर उस ऑपरेशन को मुकम्मल करने का तरीक़ाकार और उस जवान की इवैक्यूएशन का तरीक़ाकार वो किस हद तक मुख्तलिफ हो जाता है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। हर ऑपरेशन में कॉन्टीजेंसीज आ सकती है, क्योंकि आपने एक कॉन्टीजेंसी की बात की कि बंदा मेरा ज़ख्मी हो जाए या शहीद हो जाए तो उस सूरत में बैकअप अल्फ़ा हमारे पास होते, वो उनकी जगह ले लेते और बॉडी को एवोकुएट कर लेते। इनके ऐसे अगर डेड या ज़ख्मी है तो उसको एवोकुएट करके बेस कैंप पे आगे पहुंचाना इनका काम होता है और जो प्रीवियस अल्फ़ा होता है उनका काम मिशन पूरा करना होता है। ठीक है, यानी ये है कि इब्तदाई तौर पे जो यूनिट जो तश्कील पाती है और वो जवान आगे बढ़ते हैं, फिर उनके बैकअप के लिए यानी उनकी हिफाजती दीवार और हिसार के लिए मौजूद एक पीछे अल्फ़ा यूनिट मौजूद होती है जो उनको जाके वहाँ से इवैक्यूएट करती है अगर खुदा न खास्ता कोई जवान जो है वो ज़ख्मी हो जाए। ये इस मिशन की कहानी है, खुसूसी ऑपरेशन की कहानी है, उसकी ड्रिल की कहानी है। एक लम्हे को तसव्वुर कीजिए कि आप किसी ऐसी जगह पर मौजूद हों जहां आपके पास खाने को ग़िज़ा मौजूद ना हो, पीने के लिए पानी मुयस्सर ना हो, तो आप क्या करेंगे ज़िंदा रहने के लिए? हम उस माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे घर में मर्ज़ी का खाना ना बने तो हम उसके ऊपर एतराज़ात उठाने लगते हैं कि मेरा ये खाने को दिल नहीं चाह रहा। दुश्मन के इलाके में गए, मतलूबा अहदाफ को निशाना बनाया और अपनी कार्रवाई करने के बाद दुश्मन के इलाके में ही मौजूद है और वहाँ से इनको निकालने की जो हिकमत अमली तरतीब देनी है अब उसमें थोड़ा वक्त दरकार है। वहीं पर जो चीज़ें मुयस्सर आईं उन्हीं को पकड़ के अपनी ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करना है। वो मनाजिर आपको दिखाएंगे, लेकिन मेरे साथ यहाँ पर लेफ्टिनेंट बख्त खान मौजूद हैं।
बख्त भाई अस्सलाम वालेकुम। ठीक। बख्त भाई, जवान जो मॉक ड्रिल के हवाले से यहाँ पर मौजूद हैं, इनके हाथ में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जानदार हैं, अभी जिंदा, तो इसे आम इंसान देखे तो कराहत महसूस होने लगे, आम इंसान देखे तो उसका जीना चाहे, तो फिर ऐसी सूरत हाल में किस तरीके से ये खाया जा सकता है? देखिए, बेसिकली जो SSG की ट्रेनिंग है, जो हम अपने जवानों को ट्रेनिंग देते हैं, तो ये उसका पार्ट है कि हमें किसी भी हाल में सर्वाइव करना है, और उस सर्वाइवल के लिए हमें इनको बेसिक ट्रेनिंग में ये चीज़ें हम सिखाते हैं कि आपको कुछ भी चीज़ मिलेगी आपने सर्वाइव करना है, क्योंकि यू ऑपरेट बिहाइंड द एनिमी लाइन, और वहाँ पे आपने जब हाइड आउट्स में रहना है और एक्सपेक्टेशन से पहले जो आपने टाइम गुजारना है बिहाइंड द एनिमी लाइंस, तो वहाँ पे आपको सर्वाइव तो करना है, ज़िंदा तो रहना। तो ज़िंदा रहने के लिए जो है ना, आपको पानी और खाना वो बहुत ज़रूरी है, लड़के आपने ये पहनना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में जो है ना, मुझे तो इससे इश्क है, और यहीं पे जो है ना, मैं आपको एक इस हवाले से थोड़ा सा एक शेर में बताऊंगा आपको कि करो कज्जबी पे सरे कफन मेरे कातिलों को गुमान ना हो कि गुरूर इश्क का बांकपन पस मर्ग हमने बुला दिया। अगर शहादत नसीब हो जाती है ना, तो उसके बाद भी अगर कफन में इस ज़मीन में उतारा जाए, तो कफन को जब सर से बांधते हैं, तो मैं कहता हूँ मेरे उस कफन को भी जो है ना, सर से थोड़ा सा टेढ़ा करके रखा जाए कि मेरे दुश्मनों को पता चले कि मरने के बाद भी मेरे सर पे जो इश्क था, इस वर्दी का, इस वतन से मोहब्बत का, वो आज भी मेरे सर पे कायम है। मेरी शहादत के बाद, मेरे मरने के बाद भी मेरे सर से जो गुरूर था इश्क का, वो उतरा नहीं। ये नॉर्मल है? क्या आप ये समझ सकते हैं कि एक इंसान इस तरीके से वतन से मोहब्बत से सरशार हो कि ये ऐसा इश्क है, ये ऐसा सुरूर है जिसमें वजद में आके ये तमाम SSG के जवान मुल्क व कौम की हिफाजत कर रहे हैं? आप अपने बंद कमरों में बैठे हुए अपनी आसाइशों के बावजूद भी सिर्फ ज़बानी जमा खर्च पे हैं। हक़ाइक़ देखिए कि हमें जो सुकून मुयस्सर है वो किन की कुर्बानियों की निस्बत है। वो मनाजिर देखिए कि ज़िंदगी बचाने के लिए क्या अवामिल कारगर। ये वो कहानियाँ जो सीना बसीना आप तक पहुँची होंगी, लेकिन ये मनाजर अब आपने अपनी आंखों से देखे हैं। ऐसे जीते हैं ये जवान, ऐसे इनकी हिम्मत बढ़ती है। इस वक्त नमाज फ़जर का वक्त हुआ चाहता है। नमाज फ़जर की अदायगी के बाद हम आगे बढ़ेंगे और SSG की 12th सील बटालियन जाएंगे, जहाँ पे नमाज ईद अदा करेंगे, और फिर उसके बाद जो मामूलात होंगे इन तमाम कमांडोज़ के, SSG के ट्रेनिंग्स के, वो वहाँ पे जाके जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, सुबह का सूरज तुलू हो चुका। दिन का आगाज़ जो है वो नमाज ईद की अदायगी से होगा, और मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ, आप मेरे अकब में देख सकते हैं SSGN लिखा हुआ, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप नेवल। ये 12th सील बटालियन है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर मौजूद है SSG कमांडोज़ का, और यहाँ पे आपको SSG कमांडो से भी मुलाकात करवाएंगे, और उनके साथ साथ उनके ऑफिसर से भी, उनके कमांडिंग ऑफिसर जो हैं उनके साथ मुलाकात करवाएंगे, और फिर उन जवानों से मुलाकात करवाएंगे जो अभी SSG कमांडो बनने के मराहिल में हैं। दोनों के आदात व अतवार में किस हद तक मुमासलत है, ये किस हद तक फ़र्क है, इसकी आगही आप तक पहुंचाई जाएगी। समंदर का टूर होगा, और समंदर में जो ट्रेनी SSG हैं वो किस तरीके से अपनी प्रैक्टिसेस करते हैं या उनके मामूलात क्या हैं, और जो SSG कमांडो हैं वो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से सर अंजाम देते हैं, इस तमाम तर मालूमात की जो आगही है वो आप तक पहुँचाई जाएगी। लेकिन सबसे पहले नमाज ईद की अदायगी इन जवानों के साथ की जाएगी। नाज़रीन, नमाज ईद अदा की जा चुकी है। आपके मामूलात कुछ और शुरू होने वाले हैं, लेकिन यहाँ के मामूलात कुछ और शुरू होने वाले हैं। उन्हीं की आगही आप तक पहुँचानी है। हमारे साथ इसी बटालियन के सीनियर कमांडर जो हैं, कमांडर कैसर रज़ाक साहब मौजूद हैं। कैसर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम यासिर भाई। सबसे पहले तो स्पेशल सर्विस ग्रुप की 12th सील बटालियन की तरफ से आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत ईद मुबारक हो, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ईद के पाकिस्तान की तरफ से मैं नुमाइंदगी करते हुए अपने जवानों को ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। ईद के इस पुरमसरत मौके पे यहाँ पे तशरीफ़ लाने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और माशाल्लाह जैसे कि आपने देखा कि हमारे ट्रूप्स ने अभी ईद की नमाज़ अदा की है, तो लेकिन ईद की नमाज़ के बाद जिस तरह आपने बताया कि बाकी लोगों की रूटीन ज़रा डिफरेंट होती है, यहाँ पे क्योंकि ये एक ऑपरेशनल यूनिट है स्पेशल सर्विस ग्रुप की, तो जो कि बैक वक्त 4 डायमेंशंस में, जिसमें सी, सब सरफेस, सरफेस और लैंड के ऊपर प्लस एयर के ऊपर ये ऑपरेट कर सकते हैं। तो इन 4 डायमेंशंस में ऑपरेट करने के लिए इनको हर टाइम पे कॉम्बैट रेडी रहना पड़ता है। ये तो आम दिनों की मामूलात होंगे कैसर भाई, लेकिन बिलखुसूस ईद के दिन पे जब पूरे पाकिस्तान में लोग अपने अहलो अयाल से मिलते हैं, अजीज़ व अकारिब से मिलते हैं, खाने घर पे बनाते हैं, तो ये जवान जो आपकी सरपरस्ती में यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी रूटीन क्या होती है? अच्छा, यहाँ पे क्योंकि ये सारे के सारे जो इस वक्त यूनिट के जवान हैं ये अपने घरों से दूर हैं, तो हम भी कोशिश करते हैं कि इनको ईद की खुशियाँ दी जाएं। तो उसके लिए हमारी सबसे पहले एक ईद मिलन पार्टी होती है जिसमें केक काटा जाता है और प्लस सब जवानों को टाइम दिया जाता है कि वो अपने घरों पे बातचीत करें और उनके साथ अपनी खुशियों को बांटें। SSG कमांडो वो दूसरों से मुख्तलिफ कैसे है, ये क्यों इसका चुनाव लोग करते हैं? जिस टाइम जो अगर आप स्पेशल सर्विस ग्रुप नेवी को देखें कि ये 4 डायमेंशंस के लिए ये ओनली फोर्स है, और स्पेशली 12 सील बटालियन जो कि एक वक्त में 4 डायमेंशंस के अंदर ऑपरेट कर सकती है, जिसमें सब सरफेस यानी कि अंडर वाटर हमारी डाइविंग टीम्स हैं, प्लस सरफेस के ऊपर, वाटर सरफेस के ऊपर जिसके लिए हम बोर्डिंग ऑपरेशंस और फ्रॉगमैन ऑपरेशंस करते हैं, लैंड के ऊपर हमारी टीम्स रेडी होती हैं, और प्लस एयरबॉर्न ऑपरेशंस एयर के अंदर। तो इन 4 डायमेंशंस में बैक वक्त हम रेडी रहते हैं। तो हमारी टीम को इसलिए हम 4 ट्रेनिंग्स, चाहे वो अंडर वाटर ट्रेनिंग हो, सरफेस ट्रेनिंग हो, एयरबॉर्न ट्रेनिंग हो, वेपन हैंडलिंग हो, उसके लिए हमें हर टाइम इनको रेडी रखना होता है। यानी SSG को जदीद खतूत के ऊपर उस्तवार किया जा रहा है। वो सीना बसीना आपको जो कहानियाँ सुनने को मिलती रही कि किस तरीके से SSG जवान जो है वो कुंदन बन के निकलता है और दूसरों से मुख्तलिफ होता है, उसके अज़ाइम, उसका अकीदा, उसका तयक्कुन बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होता है। तो आज हम वही जो तयक्कुन है, वो जिस सलाहियत को बरूए कार लाते हुए या जिस रियाजत की मुशक्क़त करते हुए वो कुंदन बनता है, वही सारी जो गहमा गहमी है और वो सरगर्मी है वो आप तक पहुँचाएँगे। नाज़रीन, मैं इस वक्त 12 सील बटालियन के ज़ेरे कंट्रोल साहिल समंदर के ऊपर मौजूद हूँ। ये समंदर की लहरों का अगर आप अंदाज़ा लगाएं, इनका शोर सुन पाएं, तो आपको इनकी हैबत और ये तुग़यानी जो है वो महसूस होगी। यहाँ पर आम आवाम का आना तो ममनू है, लेकिन जो लोग अमूमी तौर पे कराची में आते हैं और साहिल समंदर के ऊपर मौजूद होते हैं, वो घुटनों घुटनों पानी तक रहते हैं, और पानी अगर उससे बढ़ने लगे तो पीछे को भागते हैं। तो ऐसे कौन से जवान हैं जो इस तुंदो तेज़ लहर में गौताज़न होने की भी सलाहियत रखते हैं? वो सलाहियत उन्हें कैसे मिली? वो जज्बा उनके सीनों के अंदर किस तरीके से मौजज़न है? कौन कौन से काम अंजाम देते हैं, कौन से ऑपरेशंस अंजाम देते हैं, किन हालात में अंजाम देते हैं? उन्हीं जर्री जवानों के साथ हम समंदर की लहरों में उतरेंगे और उसका अमली मुजाहिरा आप तक पहुँचाएँगे। ला इलाहा इल्ला अंता अलैका तवक्कलतु व अंता रब्बुल अर्शिल करीम माशा अल्लाहु आलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि कुल्लि दाब्बतिन अंता आखिदुम इन्न रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम आमीन। नाज़रीन, समंदर की तुग़यानी में गौताज़न होने से पहले दुआ की जा चुकी है। अब वो SSG के जवान अपनी पूरी तैयारी में हैं। उन्होंने अपना हिफाजती साजो सामान भी ज़ेब-ए-तन कर लिया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट इबाद। तो उनसे जानते हैं कि ये जो सामान है इसकी हिफाजती तदाबीर क्या हैं और ये किस तरीके से समंदर की लहरों के अंदर जाके अपनी एक्सरसाइज को सरअंजाम देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अबाद भाई, ये बताइए कि ये जो जवान हैं इन्होंने एक टैंक कैरी कर रखा है, उसके नीचे एक छोटा सा टैंक है, इसका असल मकसद क्या है? ये जो सीने पे टैंक है, इसका मकसद क्या है? ये जो आपको नज़र आ रहे टैंक, ये क्लोज सर्किट कॉम्बैट डाइव सेट है जो कि O2 के ज़रिए ब्रीथिंग होती है। इसमें डाइवर अंडर वाटर जाता है, ब्रीथ करता है और वो रोटेट होकर दोबारा उससे ऑक्सीजन अलग करके दोबारा उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है। और इसकी सबसे जो अच्छी बात है कि इसके बबल जो है ना ऊपर सरफेस के ऊपर नहीं आते, तो इससे अंडर वाटर डाइव को डिटेक्ट करना
इम्पॉसिबल बन जाता है। और इसके अलावा ये जो गन है, अमूमी तौर पे तो गन में पानी चला जाए तो गन काबिल इस्तेमाल नहीं रहती, तो ये गन डाइविंग में इस्तेमाल होती है? नहीं, ये ऑक कहते हैं हम इसको, जिसमें अंडर वाटर ऑपरेशन के लिए हम अपने साथ कैरी करते हैं। तो इसकी कैपेबिलिटी अंडर वाटर भी है, और जब ये बीच के ऊपर पहुंच जाए या जब सरफेस कर ले तो उसके बाद भी फिर इसको ये लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जो कि कॉम्बैट लोड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, आइए फिर आगे बढ़ते हैं और मज़ीद तफसीलात नाज़रीन हासिल करते हैं। लेफ्टिनेंट साहब, ये बताइए कि कोई ऐसा ख़ास ऑपरेशन या बिलखुसूस ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, उसमें क्या किरदार रहा, कैसी तैयारी रही और फिर जवाबी तौर पे क्या इक़दाम देखने को मिलते रहे? जी बिल्कुल, बुनियानुल मरसूस के हवाले से मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि हमारा जो इरादा होता है वो होता है कि मुफाहमत न सिका जबर नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। तो इसी अज़म और इसी इरादे के साथ हम अपनी तैयारी रखते हैं, और बुनियानुल मरसूस में भी हमारा दुश्मन बखूबी इस चीज़ से आगाह है। दुश्मन ये जानता है कि हमारी ताकत कितनी है, हमारी हमीयत कितनी है, हमारा हौसला कितना है। तो इसी बुनियाद के ऊपर, समंदर की लहरों के ऊपर ये जीने वाले कि आप अपने मामूलात ईद के रोज़ बखूबी अदा कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ। ये घर से दूरी का इदराक तो रखते हैं, लेकिन वतन से मोहब्बत इनके दिल में एक लौ जला के लगती, और वही लौ आगे बढ़ने की जुस्तजू फराहम करती है। ये अमली मुजाहरा हैं उन अशार के कि ये गाजी, ये तेरे पुरअसरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा ओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। वही लज्जत आशनाई तैराकी की सूरत में आपको SSG जवानों की इधर मुलाहिजा करवाते हैं। नाज़रीन, पानी से निकले और खुश्की के ऊपर कदम रख लिए। इस वक्त मैं SSGN ट्रेनिंग सेंटर के अंदर मौजूद हूँ, और यहाँ पे मामूलात क्या हैं, ये जो SSG के जवान हैं, ईद के दिन इनके मामूलात किस हद तक मुख्तलिफ, किस हद तक मुश्किल, किस हद तक अपने आप को कुव्वत इरादी के साथ आगे बढ़ाने की तगोदो करने के काबिल हैं। हमारे साथ इसी ट्रेनिंग सेंटर के कोर्स ऑफिसर लेफ्टिनेंट ज़ीन मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। कैसे आप? ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। मुबारक। आपसे मुलाकात अभी हुई, मैं मुख्तलिफ जगहों से होता आया, हम समंदर से भी होके वापस आ गए। हर जगह पे सख्ती दिखाई देती है, सख्ती दिखाई देती है। तो कव्वी जान ये जवान जो हैं, इनके मामूलात ईद के दिन जो हैं वो किस हद तक सख्ती के काबिल होते हैं और किस हद तक नरमी वाला कोई पहलू होता है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो सख्ती आप देख के आ रहे हो और हम जो अपनी ट्रेनिंग में सख्ती करते हैं, इसका मेन मकसद है इनको, इनके अंदर मेंटल रेजिलियंस जो है वो पैदा करना। इनकी भले ईद हो या नॉर्मल डे हो या कोई भी टाइम हो, या हो दिन हो या रात हो, या दौरान जंग हो या अमन हो, इनकी ट्रेनिंग सेम जो स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड सेट है, उस पर बरकरार हो के ये अपनी ट्रेनिंग वगैरह कर रहे होते हैं। इनका जो रोल एंड टास्क है वो बाकियों से मुख्तलिफ है। इस मुल्क के लिए अपनी जान, अपना माल, अपना वक्त, अपनी जवानी ये कुर्बान करने के लिए तैयार ये SSG के जवान, के जो एक जज्बा-ए ईसार भी अपने अंदर रखते हैं और जज्बा-ए कुव्वत भी रखते हैं कि ए वतन हमसे ले ले तू जो लेना चाहे, ये सर है, ये धड़ है तू जो लेना चाहे, ये बाजू, ये तेशा तू जो लेना चाहे, ये मट्टी, ये गेहूँ तू जो लेना चाहे, फ़कत इसके बदले तो खुद को बचा ले, वतन अपने बाहर फसीलें बना ले, फसीलों की बुनियाद हम पे उठा ले, हम वतन को बचाते हुए जान दे दें, हम वतन को सजाते हुए जान दे दें। इस मेराज तक पहुंचने पर और इसके पूरे सफ़र में क्या क्या ट्रेनिंग के अवामिल हैं, इसी बारे में गुफ्तगू करेंगे। इसी ट्रेनिंग सेंटर के इंस्ट्रक्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये बताइए कि मुल्क के दीगर हिस्सों की निस्बत यहाँ पे गर्मी है इस वक्त, और ईद के दिन में आपने अभी रमज़ानुल मुबारक गुजारा और उसकी भी एक टफ़ रूटीन, और आज के दिन आप इन जवानों को क्या थोड़ी सी इजीनेस महसूस करने देंगे या फिर आज भी सख्त ड्यूटी ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको बताता जाऊँ कि रमज़ान हो या नॉर्मल डे हो, इनकी रूटीन जो है सेम चलती है। आज जैसे ईद का दिन है तो इनकी रूटीन सेम चल रही है। सुबह इन्होंने मॉर्निंग पीटी की है, अभी जो है ना 1 नॉटिकल माइल स्विमिंग के लिए जाएंगे, और उससे पहले मॉर्निंग पीटी में क्या होता है? मॉर्निंग पीटी में 4 माइल रनिंग होती है,
उसके बाद फिज़िकल एक्सरसाइजें होती हैं, लाइक पुलअप्स, पुशअप, एयरबोर्न पीटी, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो तकरीबन 40 से 50 मिनट आफ्टर रनिंग ये एक्सरसाइजें होती हैं। सही। तो अभी इनकी एक्सरसाइज के अंदर और कौन कौन से अवामिल अभी रहते हैं? अभी ये 1 नॉटिकल माइल स्विमिंग करेंगे, उससे पहले जो है ना ये वार्म अप करेंगे। ये यानी अब जो मनाजिर आपको देखने को मिलेंगे वो मनाजिर हैं स्विमिंग के, और उससे पहले वार्म अप होने के, और फिर उसके बाद की जो ट्रेनिंग के हिस्से हैं वो भी आपको मनाजिर मुलाहिजा करवाएंगे। भैया ये बताइए कि ये इतनी टफ रूटीन है, इसको बर्दाश्त कैसे कर लेते हैं? यानी पेट के ऊपर से इंसान गुजर के चला जाए और यूं पानी के अंदर अपने आसाब को इस तरीके से बिजी रखना कि इंसान तो वैसे ही सख्ते पे चला जाए, और ये रोज़ाना की बुनियाद पे ये रूटीन कैसे मैनेज होती है? इस रूटीन को मैनेज करने के लिए 2 सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। एक है आपकी विल पावर और है आपकी क़ुव्वत ईमानी है। इसके बगैर ये कोर्स नहीं हो सकता। जो अनफिट बंदा है वो भी यहाँ पे आके फिट हो जाता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपकी मोटिवेशन क्या है कोर्स करने के लिए, आप में कितनी मेंटल रेजिलियंस है, तभी आप कोर्स कर सकते हैं। यानी दिमागी तौर पे, आसाबी तौर पे आप किस हद तक मजबूत हैं, कुव्वत जिस्मानी होना ये क्राइटेरिया नहीं है, आसाब के ऊपर उबूर हासिल होना ये यहाँ का बुनियादी क्राइटेरिया है। और ये जो ट्रेनिंग है और इसका जो मंजरनामा है और इसके जो कवायद हैं और इसके जो ज़वाबित हैं किस हद तक सख्ती से भरपूर हैं, और झेलने वाले, उसको उबूर करने वाले चेहरों पे फिर भी शादाबियाँ लिए हुए हैं। ये है असल SSG। नाज़रीन, नेवल स्पेशल ऑपरेशन सेंटर के हम इस वक्त स्विमिंग पूल के हिस्से में मौजूद हैं, जहां पे SSG कमांडोज जो हैं वो अपनी तमाम तर प्रैक्टिस करते हैं। वो प्रैक्टिस कितने मराहिल के ऊपर मुश्तमिल होती है, ये समंदर से हटके है, और वहाँ पे जो मामूलात होते हैं वो एक अलग से हैं। हमें वहाँ पे रेस्क्यू एंड ऑपरेशन के मनाजिर देखने को मिले हैं, हमें वहाँ पे ये मनाजिर देखने को मिले हैं कि किस तरीके से SSG जवान जो है वो तैयार होता है। तो वो मनाजिर और SSG जवान बनने के बाद रोज़मर्रा के जो मनाजिर हैं उनमें बुनियादी तौर पे फ़र्क क्या होता है। हमारे साथ मौजूद हैं आलमगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। आलमगीर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। ये किसी प्रैक्टिस से हट के कर रहे हैं वार्म अप होने के लिए, या बाकायदा तौर पे ये भी कोई प्रैक्टिस है? तो इसका मकसद क्या है कि सबसे पहले तो जवान को कॉन्फिडेंस देना है, और दूसरा अगर वो 50 से 60 मीटर नीचे डाइव कर रहा है, उसके सेट के साथ कोई इशू हो गया है, तो वो एक सांस लेके 50 मीटर तक तकरीबन डाइव कर सकता है। दुश्मन के इलाके में कहीं उसको मौका मिला है, दुश्मन ने उसको कैप्चर किया, उसको मौका मिल गया है और वो पानी में छलांग लगा देता है, तो 50 मीटर तक वो डाइव करके जा सके, ताकि वो स्मॉल आर्म्स का एम लेना भी 50 मीटर के बाद मुश्किल हो जाता है, और पिस्टल की रेंज से तो ऑटोमेटिकली आउट हो जाएगा। अभी आपको ये दिखाते हैं। चीफ पैटी ऑफिसर आलमगीर हैं, वो कहते हैं 1 मिनट में 50 मीटर का जो फासला है वो तय करना है, तो वो देखते हैं कि वो फासला किस तरीके से तय होता है और फिर अगले मरहले की जानिब बढ़ेंगे। आलमगीर साहब, जवान तो पानी में उतारना है स्विमिंग करने के लिए, तो आपने तो हाथ पांव बांध दिए, तो अगर हाथ पांव बंधे होंगे तो स्विमिंग कैसे होगी? जी सर, नेवी सील की ट्रेनिंग में ये चीज़ भी शामिल है कि हम जवान को इतना कॉन्फिडेंस देते हैं कि आपके हाथ पांव बंधे हुए हों या हाथ पांव ना भी हों तो भी आप स्विम कर सकते हैं, तो आप सर्वाइव कर सकते हैं पानी में। इस ट्रेनिंग का बेसिक मकसद ये है कि अगर आप दुश्मन के इलाके में चले गए, अब इंजर्ड हो गए, आपके एक हाथ, एक टांग या दोनों हाथ, दोनों टांगें कट भी गई हैं, इंजर्ड हैं, कोई काम नहीं कर रही, तो भी आप अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं, आप जिंदा रह सकते हैं पानी में। ये कॉन्फिडेंस है, अभी हम करके दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर और वो भी एक ही डाइवर के पास, तो इसके मकासद क्या? अमूमी तौर पे तो ये होता है कि 1 सिलेंडर इनफ होता है, तो ये 2 सिलेंडर और वो भी काफ़ी हैवी लग रहे हैं। पहले तो ये बताइए कितने केजी के? ये तकरीबन टोटल 26 kg वेट इसमें पहना हुआ इस वक्त। 26 kg में तो बहुत ज़्यादा नॉटिकल माइल जो है। ये 26 kg बॉटल का वेट है और हर बॉटल 200 बार की चार्ज है। 26 को 200 के साथ ज़रब देंगे, इतनी एयर इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, 200 बार। तो ये किसी एक फ़र्द के लिए तो बहुत इजाफत में नहीं है? जी सर, तकरीबन 2.5 से 3 घंटे आराम से सांस लेकर वो डाइव कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम इवेंट आपको दिखा रहे हैं, इसका मकसद ये है कि अगर आप कहीं दुश्मन के इलाके में मिशन पे जा रहे हैं, 4, 5, 6 बंदे हैं और 2-3 बंदों के सेट ख़राब हो जाते हैं, तो एक सेट के ऊपर भी 4 से 5 बंदे ब्रीदिंग करके अपना मिशन कंप्लीट। ये कितनी देर के लिए ब्रीदिंग हो सकती है इस पर? ये एक बंदे के लिए तकरीबन 3 घंटे है। बंदे जितने बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से ड्यूरेशन कम होती जाएगी। उसके लिए ड्यूरेशन कम होती जाएगी। तो अभी इसका अमली मुजाहिरा देखते हैं। नाज़रीन, जवान सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आया तो हम भी पीछे आ लिए। ये हम जो स्टैंडिंग जंप रेल होती है उसके ऊपर इस वक्त खड़े हैं
और ये नीचे पानी है और 30 फीट की गहराई इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ से जो डाइव की जानी है इसके मकासद क्या होते हैं ये जानते हैं। एक तो अमूमन मैंने ये देखा है कि जितनी भी प्रैक्टिसेस हुई हैं पेंसिल डाइव की जाती है, और वो जिस तरीके से दूसरी डाइविंग करते हैं अमूमन हम जो वीडियोस में देखते हैं उस तरीके से डाइव नहीं होती। तो ये पेंसिल डाइव यानी सीधा ही नीचे क्यों जाता है? एक्चुअली यासिर भाई, इसका मकसद ये है कि हम यूके डाइविंग मैनुअल को फॉलो करते हैं, उसके मुताबिक वो डाइव जंप नहीं है, ये हमारा स्टैंडिंग जंप है। स्टैंडिंग जंप का मकसद ये है कि नीचे जब हम समुंदर के हिसाब से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं कि समुंदर में हमें नहीं पता कि नीचे बेड के ऊपर क्या है, कोई पत्थर है, कोई झाड़ी है, कोई अगर बंदा अगर डाइव जंप करेगा सर जाकर नीचे लगेगा तो उसके कैजुअलिटी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए उससे बचने के लिए जाकर नीचे जाएगा, पाँव ही लगेगा तो इंशाल्लाह वापस ऊपर तो आ जाएगा। इसलिए हाँ जी। तो इस एक्सरसाइज का मकसद क्या है और इसका नाम क्या है? जी, ये हाइट जंप बोलते हैं इसको हमारी लैंग्वेज में, और इसका मकसद ये है कि हाइट फोबिया को ख़त्म करना। सबसे पहले हाइट फोबिया, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक डर होता है हाइट का, हाइट फोबिया ख़त्म करना। और दूसरा ये कि शिप की हाइट के मुताबिक है हमारा। अब ये 30 फीट ये हाइट है और 18 फीट नीचे है, टोटल 48 फीट तक ये नीचे जाएगा। तो ये शिप का जो डेक है ये डिफरेंट होता है, लेकिन जो इंसानी साइकी है वो आखिरी हद 30 फीट है। अगर 30 फीट तक आप जंप कर सकते हैं फिर ऊपर जहाँ मर्जी चले जाएँ, कोई इशू नहीं होता। अच्छा, इंसानी जो इस वक्त जबिल्लत है उसके मुताबिक 30 फीट तक डर का उनसर जो है वो बरकरार रहता है। अगर आप 30 फीट गुजर गए तो फिर आप हर हद पार कर गए। तो आइए ये मंजरनामा देखते हैं। ये जिस जगह से डाइवर डाइव करने वाला है इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि नीचे अंडर वाटर ग्राउंड के ऊपर कुछ मखसूस सी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब ऊपर से तो उनकी साख से अंदाज़ा नहीं हो रहा। तो इस एक्सरसाइज का मकसद क्या है? यासिर भाई, ये पाकिस्तान में फर्स्ट अंडर वाटर ऑब्स्टिकल्स हैं। खुश्की के ऊपर ऑब्स्टिकल तो आपने बहुत देखे होंगे, तमाम यूनिटों में जाते हैं, नॉर्मल आर्मी की यूनिट में जाएंगे, नेवी की यूनिट में जाएंगे तो खुश्की के ऊपर आपको ऑब्स्टिकल नजर आएंगे। लेकिन ये पानी के अंदर पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम अंडर वाटर ऑब्स्टिकल्स आप देखेंगे। सबसे पहले जिस तरह यहाँ से जंप करेगा, नीचे सेट पड़ा हुआ है वहाँ पे जाएगा, सेट के साथ रेगुलेटर लगाएगा और ब्रीदिंग शुरू करेगा। वहाँ से जाएगा, आगे वेट है, नीचे वेट उठा के मूव करेगा। फिर आगे कुछ सामान पड़ा हुआ है जो उसने करना है, उसको लिफ्ट करना है सामान को। बलून है, बलून के अंदर एयर भरेगा अपने सेट से ही और वो सामान ऊपर लिफ्ट करेगा। ये कोई भी चीज़ अगर नीचे गिरी हुई है आपकी, बड़े पैमाने पे बोट हो सकती है, शिप हो सकते हैं, ये कि सालवेज करने का एक प्रोसीजर बस जस्ट टच दिखाना है। एक नीचे जो आखिरी है हमारा, ये इसको तशबीह दी हुई हमने अपनी छोटी सबमरीन के साथ जिसको मिजेट बोलते हैं, उसके अंदर नीचे से ही अंदर उसके अंदर चला जाएगा। ये कहानी सुनने में अफसानवी लगती है कि क्या ऐसा मुमकिनात में हो सकता है कि एक आम शख्स, एक इंसान, एक तजर्बाकार इंसान भी इस तरीके से पानी में उतरे और इतने अहदाफ हासिल करने के बाद आ जाए। तो चलिए अपनी आंखों देखी ये सारा मंजरनामा देखते हैं। नाज़रीन, स्विमिंग पूल से हम निकल चुके हैं, यहाँ की जो एक्टिविटी थी वो आप देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम जाएंगे फायरिंग रेंज में। फायरिंग रेंज में अहदाफ को किस तरीके से निशाना बनाया जाता है वो मनाज़र आप देखेंगे और आपको ये मालूम पड़ेगा ये शूटिंग रेंज से किस हद तक मुख्तलिफ होती है। तो आइए देखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं SSGN के फायरिंग रेंज के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ पे आपको मेरे अकब में जवान दिखाई दे सकते हैं, SSG के कमांडोज जो इस वक्त फायरिंग रेंज में प्रैक्टिस का मुजाहरा कर रहे हैं। फायरिंग रेंज और अमूमी तौर पे आपने जो शूटिंग रेंज देखी हुई है उसके अंदर फ़र्क क्या है और यहाँ के मामूलात जो हैं ये किस हद तक तल्ख तजर्बा हैं या किस हद तक हसीन तजर्बा हैं या किस हद तक मुशक्क़त के ऊपर मबनी है, ये रियाजत कितनी जो है वो तगोदो मांगती है। तो इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं कमोडोर जवाद हुसैन साहब। जवाद हुसैन साहब पूरी ब्रिगेड को लीड करते हैं। तो इस ब्रिगेड के अंदर कितनी बटालियंस आती हैं, उनके तरीक़ाकार क्या हैं या उनके मामूलात क्या हैं, इन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम कमोडोर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सब ईद के दिन आपके पास आए ईद मुबारक कहने ताकि हम तर्जुमानी कर सकें कौम की और आप तर्जुमानी कर सकें दिफा वालों की। तो सर सबसे पहले ये बताइए कि शूटिंग रेंज और फायरिंग रेंज में बुनियादी फ़र्क क्या होता है? चलिए, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप ऑल द वे ईद वाले दिन हमारे पास आए और आज का दिन आपने हमारे साथ गुजारा। तो जस्ट बुनियादी फ़र्क ये है कि शूटिंग रेंज यूजुअली शूटिंग रेंज इनडोर्स होती हैं और उनके अंदर कम रेंज में और कुछ ख़ास किस्म के वेपन्स फायर किए जा सकते हैं, जबकि फायरिंग रेंज जैसे ये ओपन एयर फायरिंग रेंज है, ये 1 किलोमीटर की फायरिंग रेंज है। इसमें आप 1 किलोमीटर तक की फायरिंग कर सकते हैं। ऐसे वेपन्स जिसमें स्नाइपर वेपन्स, असॉल्ट वेपन्स और मशीन गन्स और RPG भी इवन इस रेंज के ऊपर यूज़ किया जा सकता है। तो सर ये फ़र्क कैसे करते हैं कि ये कार्गो शिप है, ये फ्रेंडली शिप है, ये फ्रेंडली कंट्री का है, ये हमारे मल्लाह हैं और कोई भी ये दुश्मन है या तखरीबकारी का कोई अंसर है, तो इसका फ़र्क कैसे? इसके लिए पाकिस्तान नेवी ओवरऑल
above than the SSG, वो मेंटेन करती है, हम इसे कहते हैं मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस में नेवी के बहुत सारे सेंसर अलॉन्ग दी कोस्ट लगे हुए हैं, फिर सैटेलाइट्स हैं, उन सारों से हम मॉनिटर करते हैं जो शिपिंग हमारे AOR से गुजर रही है, जो शिपिंग या फिशिंग एक्टिविटी या कोई भी एक्टिविटी जो हमारे EEZ के अंदर हो रही है, पाकिस्तान नेवी उसको राउंड द क्लॉक मॉनिटर करती है। कमांडर साहब ये बताइए कि सरकरीक का जो मंजरनामा है, हमने गुज़श्ता दिनों में ये सुना कि हमारा दुश्मन ये बबांगे दोहल इकरार करता रहा कि यहाँ से रास्ता जो है वो कराची को जाता है। बहुत सारे आम नास में ये इसके बारे में आगही मालूम नहीं है कि सरकरीक का इलाका कितना दलदली है, या वहाँ पे कंट्रोल किस तरीके से होता है, या वहाँ पे गश्त होता है या नहीं होता। तो क्या SSG का भी इसके अंदर कोई रोल है? जी बिल्कुल, SSG नेवी, जैसे मैंने आपको बताया, जो सील बटालियन है हमारी, वो क्रीक्स के एरिया को देखती है और इस एरिया में वो मरीन्स को सपोर्ट करती है डिफेंसिव ऑपरेशंस में भी और ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए भी रेडी रहती है। तो राउंड द क्लॉक, राउंड द ईयर सील की कुछ टीम्स क्रीक्स में मौजूद होती हैं, ऑफेंसिव करने के लिए भी और जैसे मैंने बताया डिफेंसिव को सपोर्ट करने के लिए भी। तो मैं अपने दुश्मन को ये बताता चलूँगा कि अगर वहाँ से रास्ता कराची की तरफ आता है तो उस दूसरी तरफ ये रास्ता गुजरात की तरफ भी जाता है, तो ये रास्ते दोनों तरफ ओपन है। तो यानी ये पैगाम दिया जा रहा है कि सकूते लब को तोड़, रब्बे नुत को लब का नाम ले, ख़तीबे मिंबरे सेना से जुर्रते कलाम ले, बहुत हुई उदू से अब हिसाबे कत्ले आम ले, नखूं बहा कबूल कर, जो ले तो इंतकाम ले, वो इंतकाम के जिससे हर उदू के दिल में हौल उठे, वो जिससे मुंजमिद लहू भी एक पल में खौल उठे, जो खौल उठे तो फिर लहू की बूंद बूंद बोल उठे, सदा उठे जो हर नफस को जलजलों में डाल दे, सदा वो जिसकी दाद खुद खुदाए जुल जलाल दे, सदा वो जिससे फ़िक्रे हुर्रियत हर एक गुलाम ले, नखूं बहा तलब करे, जो ले तो इंतकाम ले। ये है SSG का पैगाम। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, सूरज जो है वो ढल चुका है, रात की चादर जो है वो इस वक्त तन चुकी है और आप अपने घरों में अपने प्यारों के साथ मज़े मज़े के खाने खा रहे होंगे। ये SSG के जवान नेवल स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर के मेस के अंदर मौजूद हैं और इनके लिए एक बड़े खाने का एहतमाम किया गया। ये बड़ा खाना क्या है, यहाँ के कमांडेंट जो हैं, कमांडेंट शहजाद, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। भाईजान ये बताइए कि बड़े खाने की इस्तिलाह से मुराद क्या है, बड़ा खाना क्यों कहा जाता है? अच्छा, बड़ा खाना जो है वो एक फ़ौज में ऐसा खाना होता है जो कि तमाम ऑफिसर्स और जवान मिल के इकट्ठे होकर खाते हैं। नॉर्मल दिनों में जो है वो खाना उस तरह से उस एहतमाम से नहीं किया जाता, लेकिन ये वाला खाना जो है ख़ास तकरीबात के ऊपर किया जाता है, जैसे कि ईद का मौका हो गया या फिर कोई और नेशनल डे हो गया जिसमें 23 मार्च का दिन हो जाता है। तो इस तरह के मौक़ों के ऊपर जो है वो जवानों की, ऑफिसर्स की आपस की बॉन्डिंग को ज़ाहिर करने के लिए और उस दिन की अहमियत को उजागर करने के लिए जो है वो बड़ा खाना जो है वो किया जाता है। ईद के मौके पे जवान तो यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े खाने के मौके पर मौजूद हैं, हंसी खुशी का मुजाहरा हो रहा है। तो ऐसे ही किसी जवान से बात करते हैं और ये जानते हैं कि ईद के मौके पे अपने घर से दूर रहना और फिर वतन अजीज़ के दिफा के लिए कारबंद रहना, ये किस हद तक बाइसे मुसर्रत है, बाइसे अक़ीदत है या बाइसे सादत है, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान बशीर साहब। बशीर अहमद, पीटी अफसर बशीर अहमद, अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त। कहाँ से ताल्लुक़ है बशीर साहब? सवाबी से। ईद का मौका, घर ना जाना हो और ये आपको मालूम हो SSG को ज्वाइन करने से पहले कि ज़िंदगी टफ़ होगी, हालात मुश्किल होंगे, सख्त जान बनना पड़ेगा और दूसरों के मुताबिक आसाइशें भी नहीं मिलेंगी, दूसरों के मुताबिक रुतबा भी नहीं मिलेगा। इस सब के बावजूद खुद आके वॉलंटियर करना अपने आप को क्यों किया? मुल्क और कौम की खिदमत के लिए, और SSG एक शौक़ था। जब नेवी में आया तो यही शौक़ लेकर आए थे, नेवी में SSG के लिए आए थे। जब हम जिस दिन से भर्ती हुए तकरीबन कोई 20 साल हुए, तो तकरीबन कोई 3 ईदें घर पे गुजारी है और बाकी सारे की सारी ईदें यहाँ गुजारी। अब हमारा यही घर है, क्योंकि हम अपने घर भी जाते हैं तो एज ए मेहमान बन के जाते हैं, महीना के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए। यहाँ पे ईद को ऐसे मौके के ऊपर देखा जाता है कि ये अब ख़ानदान है और ये कुर्बो जवार में अजीज़ व अकारिब है जिनके साथ ईद गुजार रही हैं। कुछ ही देर में ये वापस अपनी अपनी रूटीन पे होंगे, ये वापस
इस बहरी सरहद की दिफा के लिए मौजूद होंगे। ये वापस वो एक्सरसाइज कर रहे होंगे जिसमें इनका तन मन मजबूत हो सके और आसाब की जंग बेहतर तरीके से लड़ सकें। हम ये दुआ करते हैं कि ये यूं ही सलामत रहें, ये जान सलामत रहे, ये आन सलामत रहे, ये शान सलामत रहे। ये सलामत रहेंगे तो पाकिस्तान का वकार सलामत रहेगा, ये सलामत रहेंगे तो पाकिस्तान का अमन सलामत रहेगा। तो हम बतौर पाकिस्तानी अपने इन SSG जवानों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी किसी और एपिसोड में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।